हेलो दोस्तों, तो आज है बारिश का मौसम और मेरा क्लीनर जो है वो नहीं आने वाला है। तो मुझे जो है आज इस एचडब्ल्यूसी को क्लीन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले अपना ओपीडी वाला जो रूम है उसको अरेंज कर लेती हूँ। एप्रोन को लेके अगर मैं ब्रूमिंग करूंगी तो ये एप्रोन जो है गंदा हो जाएगा। तो पहले मैं इसको खोल लेती हूँ और एक अच्छे से जगह जो है वहां पे मैं इसको रख देती हूँ। अब बारी है क्लीनिंग की। मेरा ओपीडी अगर हर वक्त क्लीन नहीं रहता तो मुझे काम करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अगर क्लीनर आए या ना आए, मैं अपना ओपीडी जो है हर वक्त क्लीन करती हूँ। ओपीडी क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा पेशेंट जो है यहीं पे आते हैं। और अगर सिंपल सा ग्रूमिंग भी नहीं रहेगा तो मुझे मतलब बैठने में मुझे दिक्कत लगता है। और जैसे कि मैं अपना जो एचडब्ल्यूसी है उसको मैं अपने घर की तरह ट्रीट करती हूँ। तो इसलिए मुझे ग्रूमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो एचडब्ल्यूसी है इसको मैंने अपने हाथों से सजाया है। आज मैं जो ग्रूमिंग करूंगी, फिलहाल मैं अपना ओपीडी जो है उसी का एरिया को जो है ग्रूमिंग करने वाली हूँ। क्योंकि क्लीनर अगर नहीं आए तो ओपीडी तो चलना चाहिए। तो बस ओपीडी को ही मैं क्लीन करने वाली हूँ। और बाकी एरिया जो है जब क्लीनर आएगा तब वो लोग कर लेंगे। ओपीडी और वेटिंग एरिया जो है मैं उसको बस क्लीन कर लूंगी। क्लीनिंग में भी बहुत टाइम लगता है। मैं बस जो है ड्राई जो क्लीनिंग है वो कर रही हूँ। मॉपिंग मॉपिंग तो अभी फिर होगा नहीं। मॉपिंग जो फिर क्लीनर आएगा तभी होगा। मैं बस देखने में जो है उतना गंदा ना लगे इसलिए बस ग्रूमिंग जो है वो कर ले रही हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने मेरा जो एमपीडब्ल्यू है उनको बोला कि आप ओपीडी आज फिलहाल संभालिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जो है वो करना है। तो उसके लिए जैसे कि मंथ का 15 आ गया है। और जो मेरा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव का जो काम होता है वो भी मैं फिलहाल बहुत मतलब कंप्लीट थोड़ा कर चुकी हूँ। लेकिन उसको भी तो ऑनलाइन में एंट्री करना होता है क्योंकि काम तो हम ऑफलाइन में करते हैं लेकिन दिखाना तो हम लोग को ऑनलाइन में पड़ता है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप आज ओपीडी संभालिए, बाकी जितना सारा बाकी जो काम होता है वो फिलहाल मैं संभालती हूँ आज बैठ के। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एरिया जो है बहुत गंदा एरिया है। मैं पहले इसको ठीक कर लेती हूँ। तो ये है मेरे यहाँ का जो पीबीआई का फॉर्मेट है। वो मैं हर बार ही कोशिश करती हूँ कि फुल पीबीआई जो है उसको उठाने के लिए, क्योंकि काम करती हूँ तो पीबीआई क्यों ना उठाऊं। लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा कोई मिस जाता है। तो मेरा यहाँ पे पीबीआई जो है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव वो है 15,000 का। तो जितना जितना हुआ है मैं पहले उसको देख के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ एनसीडी स्क्रीनिंग जो है और ट्रीटमेंट जो है उसको मैं कैसे जो है कंप्लीट करती हूँ। तो मेरे जो एचडब्ल्यूसी है उसमें मैं डेडिकेटेड जो है हफ्ते में एक दिन एनसीडी क्लिनिक जो है वो रखती हूँ। जैसे कि मेरे एचडब्ल्यूसी पे फिक्स है कि थर्सडे जो है उस पर हम एनसीडी क्लिनिक पे बैठते हैं। तो उस दिन मेरा जो बाहर मतलब जो एचडब्ल्यूसी है उस पर लिखा हुआ है कि हमारे जो है थर्सडे को हम एनसीडी क्लिनिक जो है उस पर बैठेंगे। तो उस दिन हम क्या करते हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे हम लोग दो स्टाफ है, मैं और एक मेरा मेल एमपीडब्ल्यू। तो एनसीडी में जब हम बैठते हैं तो हम दो आदमी ही एनसीडी पे बैठते हैं, कोई अलग नहीं बैठता। तो मान लीजिए कि इस हफ्ते का एनसीडी जो है मतलब थर्सडे का एनसीडी जो है वो मैं करने वाली हूँ। तो क्या होता है, तो जैसे कि हम लोग एक टेबल पे बैठते हैं, जब एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए लोग आते हैं, अगर मैं उनको स्क्रीन कर रही हूँ तो मेरा जो बगल में बैठा हुआ एमपीडब्ल्यू है वो मतलब जो एनसीडी रजिस्टर है उसको मेंटेन कर लेते हैं और साथ में ऐप जो मतलब एप्लीकेशन में जो एंट्री करना होता है ऑनलाइन वो भी कर लेते हैं। अगर अगले हफ्ते वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट को तो मैं ऐप में जो है वो एंट्री करती हूँ और जो एनसीडी रजिस्टर है उसको मेंटेन करती हूँ। तो दोनों लोग मिलके जो है ये एनसीडी जो है इसको खत्म करते हैं।
तो इस तरीके से जो है 4 हफ्ते में, या फिर मैं कभी-कभी देखती हूँ कि मेरा 3 ही हफ्ते में जो है मेरा एनसीडी जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके लिए मैं आशा जो है उन सबको बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हूँ कि मैं उनको बोलती हूँ कि आपको किसी भी तरीके से जो है, आप मुझे नहीं पता आप कैसे जो है स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को लाएँगे, लेकिन आपको लाना है क्योंकि आप उस एरिया के हो, आपको किसी भी तरीके से स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को लाना है। तो उसका ज़िम्मेदारी उन पे है, क्योंकि मैं बोल के दी हूँ उन लोगों को कि अगर आप पेशेंट को नहीं लाएँगे स्क्रीनिंग के लिए तो उसकी ज़िम्मेदारी मैं आप पे छोड़ती हूँ कि कुछ भी होगा तो इसके लिए आप ज़िम्मेदार रहेंगे कि अगर हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए वो जो आशाज़ है वो स्क्रीनिंग के लिए पेशेंट को लाते हैं और हम दोनों लोग मिलके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है उसको मेंटेन कर लेते हैं। इस महीने का जो एनसीडी स्क्रीनिंग है वो पहला और दूसरा वीक में ही जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि तीनों आशा मिलके सारा जो एनसीडी पेशेंट है उसको लेके आए हैं। तो पहले मैं क्योंकि मेरा जो है एनसीडी खत्म हो चुका है तो मैं एनसीडी का जो है वो फिलअप कर लेती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे सीबेक का रहता है 1000 रुपया, तो मेरा सीबेक भी खत्म हो चुका है, तो सीबेक का मैं यहाँ पे पहले एंट्री कर लेती हूँ। अब आते हैं, जैसे कि मेरा सीबेक का एंट्री हो चुका है, अब आता है स्क्रीनिंग को लेकर। स्क्रीनिंग जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो स्क्रीनिंग में मेरा 500 था, तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ। और डायबिटीज जो है उस पर भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, उसमें मैं 500 जो है लिख लेती हूँ। आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि मैं मतलब एनसीडी जो फॉलो अप पेशेंट है उनको मैं कैसे जो है चेकअप करती हूँ और मेंटेन करती हूँ। तो जैसे कि मैं जो करती हूँ, मैं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के हिसाब से ही काम करती हूँ। तो जैसे कि मेरे एरिया पे फॉलो अप के जितना भी मेरे एरिया पे फिलहाल कैंसर का कोई पेशेंट जो है वो है नहीं, तो मेरे पास बस हाइपरटेंशन और डायबिटीज जो है इन्हीं का केसेस है। फॉलो अप के लिए मैं क्या करती हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट जो है उसको चेंज करने की जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर देखा जाए कि वो दवाई ले रहे हैं लेकिन 1 महीने के बाद देखा गया कि उनका प्रेशर जो है वो हाई है, या फिर वो डायबिटीज का दवा ले रहे हैं लेकिन जब वो रैंडम चेकअप के लिए आ रहे हैं तब देखा जाता है कि डायबिटीज जो है वो बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए उस फॉलोअप के लिए तो किसी मेडिकल ऑफिसर का जरूरत पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, टेलीकंसल्टेशन का जो मेरा टारगेट रहता है, टेलीकंसल्टेशन मैं करती हूँ उस फॉलोअप पेशेंट्स का, जितना भी पेशेंट होता है सबका मैं टेलीकंसल्टेशन के साथ ही फॉलोअप दिखा देती हूँ। तो क्या होता है, मेरा टेलीकंसल्टेशन का टारगेट जो है वो भी पूरा हो जाता है और फॉलोअप जो है वो भी मेरा हो जाता है। मेरे इस डब्ल्यूसी पे एक डेडिकेटेड डे है टेलीकंसल्टेशन के लिए, तो उस दिन में जितना भी सारा मेरा एनसीडी स्क्रीनिंग का पेशेंट है उनको मैं टेलीकंसल्टेशन जो वो कर लेती हूँ। तो फिलहाल मेरा जो है इस महीने का तो फॉलोअप के लिए मैं ऐसा रखी हूँ कि महीने के शुरू में, जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख मेरे यहाँ पे मंथली मीटिंग जो है वो हो जाता है, और 2 या 3 तारीख को, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 तारीख को संडे पड़ता है, तो 1 तारीख को अगर मतलब मंथली मीटिंग ना हो तो वो 2 तारीख को पड़ता है, तो इसलिए मैं महीने का पहला वीक में एक डेट जो है वो सिलेक्ट करती हूँ, तब जो है उन लोगों को फॉलोअप के लिए आना है, क्योंकि मेरे पास फॉलोअप जो है टैग्स रहता है, एनसीडी टैग्स रहता है, मैं हर पेशेंट को वो देती हूँ, तो उस डेट के हिसाब से वो आते हैं। और अगर वो नहीं आते हैं तो मैं क्या करती हूँ, अपना जो एरिया का आशा है उनको मैं रेस्पॉन्सिबल ठहराती हूँ कि क्यों तुम वो पेशेंट जो है उसको नहीं ला पाए, तो क्योंकि उसके लिए आशा लोगों को भी जो है एक परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव मिलता है, टीबीआई जो है उसको मिलता है, तो इसलिए ये जिम्मेदारी जो है आशा के ऊपर है। और इस तरीके से जो है मैं बहुत अच्छी तरह से टेलीकंसल्टेशन का भी मेंटेन कर लेती हूँ, मेरा कंप्लीट हो जाता है, और जो फॉलोअप में पेशेंट है उनका भी मेरा चेकअप जो है फॉलोअप वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा इस महीने का जो है ट्रीटमेंट मतलब फॉलोअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा हाइपरटेंशन का पेशेंट जितना है मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, तो ये मेरा कंप्लीट है। और डायबिटीज का मेरे पास जितना ऑन ट्रीटमेंट जितना पेशेंट है उनको चेक करना भी कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको भी लिख लिया। अब बारी है यहाँ पे वीएचएसएनसी की। तो वीएचएसएनसी मीटिंग जो है, जिस दिन मैं जेएस का जो मीटिंग है वो कंडक्ट करती हूँ उस दिन ही मैं वीएचएसएनसी का मीटिंग जो है वो भी कंडक्ट कर लेती हूँ। तो फिलहाल मेरा जुलाई का जो है वीएचएसएनसी वो कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए मैं वीएचएसएनसी का जो है उस पर भी मैं टिक मार्क जो है वो कर दूंगी कि हाँ मेरा ये वीएचएसएनसी का मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है रेफरल केस अपवर्ड और डाउनवर्ड को लेके। अगर वेरीफाई कराने का बात हो, ये जो पीबीआई है वो मेरे यहाँ पे जो ये करते हैं मतलब वेरीफाई करते हैं वो है HIMS असिस्टेंट। HIMS का क्या रूल है, जो जो फैसिलिटी मतलब जो जो फैसिलिटी एनक्वास सर्टिफाइड है उनको जेएस का अपवर्ड डाउनवर्ड और वीएचएसएनसी जो है ये 3 इंडिकेटेड जो है वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, उसका वो पैसा अगले 3 साल तक जो है वो मिलता रहेगा। आप काम करें मतलब काम तो करना है,
लेकिन HIMS जो है, ये 3 इंडिकेटर जो है उसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। और अपवर्ड डाउनवर्ड में जैसे कि यहाँ पे NCD का केस लिखा हुआ है, तो जैसे कि ऐसा होता रहता है कि कोई अगर मेरे पास जैसे कि मान लीजिए हाइपरटेंशन का केस है, तो उस हाइपरटेंशन का केस को मैं अगर आप में भेज रही हूँ स्क्रीनिंग के लिए, और वहां से वो जो ट्रीटमेंट लेके वापस आते हैं, तो वो डाउनवर्ड केस होता है। तो रेफर का तो मेरे पास ऐसा बहुत सारा केस होता है। तो मेरा इस महीने का जो रेफरल अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरा एक एक पेशेंट था, तो मैं यहाँ पे एक एक लिख के ये वाला कॉलम जो है इसको फिल कर दूंगी। अब बारी है VHND की। तो VHND जैसा कि है, VHND में जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। तो 4 VHND में कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने में मैं मॉनिटरिंग के लिए चली जाती हूँ, लेकिन VHND के 4 VHND जो है वो मैं नहीं करती। वो मेरा मेल MPW जो है वो संभालते हैं VHND को। मैं वेलनेस पे जाती हूँ। वेलनेस का जो 10 सेशन करना होता है, मंथली वेलनेस, एनुअल वेलनेस, इस सब में मैं जाती हूँ, लेकिन VHND का हेडेक जो है वो मैं नहीं लेती। वो मैं उनको दे के रखी हूँ। हाँ, मैं मॉनिटरिंग पे जरूर जाती हूँ। हाँ, 2-3 महीने में मैं चली जाती हूँ। तो पहले मैं तो मेरा VHND जो है वो भी फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरे स्टेट पे क्या होता है कि मंडे और थर्सडे ये दोनों दिन आप VHND जो है वो कर सकते हैं। तो VHND के माइक्रोपेन के वाइज मतलब मेरे सेंटर पे मैं कोशिश करती हूँ जितना जल्दी हो पाए काम जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि काम खत्म होंगे तो उसके बाद ही हम लोग जो है इनोवेटिव जो है HWC के लिए कुछ कर पाएंगे। पूरा महीना अगर हम काम पे लगे रहेंगे तो इनोवेटिव कुछ भी नहीं होगा HWC पे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि मंथ 15 के पहले जितना भी सारा काम हो वो हम निपटाने की कोशिश करते हैं। बाकी फिलहाल उसके बाद तो बहुत सारा काम रहता है ना, एनक्वास का पूरा महीने का हम लोगों को मेंटेन करना होता है। उसके बाद कुछ कुछ अगर इनोवेटिव करते हैं, गांव में कम्युनिटी में अगर कुछ करते हैं, फील्ड विजिट में जाते हैं, तो ये फील्ड विजिट का जो भी जितना भी सारा काम है वो सब मैं मंथ के 15 के बाद के लिए रखती हूँ। कि मान लीजिए कोई पेलिएटिव केयर में मैं जा रही हूँ, कोई मतलब कोई ANC विजिट में जा रही हूँ, कोई PNC विजिट में जा रही हूँ, तो ये सब जितना सारा काम है वो मैं मंथ 15 के बाद के लिए रखती हूँ। और जिस जिस दिन मैं फील्ड में जाती हूँ उस दिन ये OPD जो है वो मैं MPW के ऊपर छोड़ के जाती हूँ। वो इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर दोनों दिक मैं देखूंगी तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक HWC को हम अच्छे से संभाल पाए। तो इसके लिए दोनों को मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल मेरा VHND जो है वो खत्म हो चुका है, तो मैं इसको भी फिलहाल कर लेती हूँ। आज का मैं बस इतना ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो एनुअल वेलनेस है, ये एनुअल वेलनेस मेरा अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एनुअल वेलनेस जो है लास्ट 28 तक है। तो 28 को के बाद ही मुझे ये फिलअप करने की जरूरत है। और मंथली वेलनेस जो है 10 एक्टिविटी, वो भी मेरा फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं इसको भी फिलअप नहीं करूंगी। और JS का मीटिंग जो है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। BHSNC के साथ ही मैं JS का मीटिंग जो है उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ, तो इस पे भी मैं मार्क जो है वो कर देती हूँ। और TB और मलेरिया का जो है ये वाला यहाँ पे जो केस है TB और मलेरिया का, ये मैं अभी कंप्लीट नहीं करूंगी, क्योंकि आशा लोग जो है वो स्लाइड जो है वो देते रहते हैं, और मेरे पास जो है महीने के लास्ट तक जो है फीवर का केसेस जो है वो आता रहता है। तो ये स्लाइड का जितना भी है, क्योंकि TB का जितना भी मेरे पास में हम लोग RDT टेस्ट करते हैं, उसको हम लोगों को IHIP पोर्टल पे जो है उसको दिखाना पड़ता है कि हाँ मेरे सेंटर से इतना सारा जो है RDT मैंने परफॉर्म किया है। तो ये सब मैं लास्ट के लिए रख देती हूँ। ये सारा कंप्लीट करने के बाद जितना भी मेरा ANC विजिट, PNC और जितना भी सारा ANC मदर है, फिर HbNC है, और फिर जो इम्यूनाइजेशन है, ये सब जो है मैं कंप्लीट करती हूँ बाद में, क्योंकि इसका डाटा जो है मुझे अपने MPW जो है उनसे मिलता है, क्योंकि वो जो है RCH पोर्टल जो है, क्योंकि चेकअप इनिशियल चेकअप जितना होता है, फर्स्ट टेंसी, सेकेंड टेंसी, उन सब का चेकअप या फिर PNC का जो भी है वो सब मैं करती हूँ। एग्जामिनेशन जितना भी सारा है वो मैं करती हूँ, लेकिन इसका ऑनलाइन जो पोर्टल है, इस ऑनलाइन पोर्टल और जो RCH रजिस्टर या फिर ANC रजिस्टर है, वो मेरे MPW जो है वो मेंटेन करते हैं। तो इसके लिए इसका जितना सारा ID वेरीफाई मतलब वेरिफिकेशन के लिए होता है, वो मुझे महीने के लास्ट में जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि हाँ इतना सारा इस महीने में ANC हुआ है, HbNC इतना सारा ऑनलाइन में एंट्री हुआ है, और इम्यूनाइजेशन इतना सारा जो है एंट्री हुआ है। तो ये मैं उनसे जो है डाटा लेके फिर यहाँ पे जो है कंप्लीट करती हूँ। तो ये था मेरा आज का PBI का काम। अब मैं आज लेके बैठूंगी अपने एनक्वास का काम, क्योंकि हर महीने एनक्वास मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे यहाँ पे फिजिकल विजिट हुआ है। तो फिजिकल विजिट के बाद ऐसा होता है कि वो कभी भी आ सकते हैं आपको बिना इन्फॉर्म किए। तो बिना इन्फॉर्म के मतलब स्टेट से भी आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से आए तो कोई दिक्कत वैसे है नहीं मेरे लिए। तो ज्यादातर वो स्टेट से आते हैं, वो सेंट्रल से तो हर साल जो है वो आना ही है। तो जैसे कि पहले जब वो आते हैं
मतलब मेरा फर्स्ट जो फिजिकल विजिट हुआ था वहां पे जब वो आए थे तो वो बस बैक डेट 3 महीने का देखे थे, लेकिन वो जब नेक्स्ट 1 ईयर के बाद आएंगे तो वो तो सारा देखेंगे कि हाँ 1 साल में आप लोगों ने मेंटेन किया कि नहीं। तो इसके लिए हर महीना जो है एनकॉस का काम मुझे करना पड़ता है। इतना सारा रजिस्टर्स जो भी है, जितना सारा मीटिंग्स है उसको मेंटेन करते जाना है, तो इसलिए टाइम लग जाता है। तो ये सारा काम एनकॉस का जितना भी है ये मैं 15 के बाद रखती हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो और मैं अच्छी तरह से जो है इस डब्ल्यूसी को मेंटेन कर पाऊँ। अभी जैसे कि मेरे यहाँ पे वेलनेस का एरिया जो है वो मैं उतना अच्छे से जो है नहीं बनाई हूँ, क्योंकि मुझे तब जो मेरा एनक्वास था तब मुझे इतना टाइम नहीं मिला था एनक्वास के लिए, क्योंकि मेरा स्टेट विजिट के शायद 1 महीने बाद जो है वही मेरा फिजिकल का टीम जो है वो आ चुके थे, क्योंकि सारे एरिया पे ऐसा होता है, मतलब जगह पे, कि स्टेट विजिट के बाद मिनिमम आपको 3 महीना मिलता है, मिनिमम 3 महीना मिलता है कि आप सेंट्रल के लिए जो है वो प्रिपेयर कर पाए। लेकिन पता नहीं मेरे यहाँ पे क्या हुआ था और मैं डेट जो है उसको पीछे भी नहीं कर पाई। तो वेलनेस के एरिया के लिए मैंने इस बार क्या किया, मेरा जो वेलनेस का फंड है उसमें मैंने पूरा साल का जो मैं वेलनेस करती हूँ उसको करने के बाद भी मैंने देखा कि कुछ पैसा जो है उससे बच जाता है। तो मैंने इस बार जेएस में इसको लेके बात किया कि हाँ जो पैसा मतलब वेलनेस में बचा हुआ है उस पैसे का मैं मतलब जो मेरा योगा एरिया है उसको बना लूं। मतलब ये रूम के अंदर मुझे योगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पूरा रूम जो है वो कंजस्टेड होता है, मतलब हो जाता है। एक रूम पे 3 चीजें जो है वो बनाना पड़ता है, जैसे कि इम्यूनाइजेशन रूम, उसी को मीटिंग रूम, उसी को योगा रूम, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सारा रूम जो है मेरा जो रूम है वो इतना बड़ा बड़ा रूम वैसे है नहीं, बहुत छोटा छोटा रूम है। तो उस छोटे छोटे रूम को ही मैंने पार्टीशन करके जो है एक एक रूम निकाला हुआ है। मतलब जो लिलन है, जैसे कि ये सब कार्टेन है, उस कार्टेन से पार्टीशन करके मैंने जो छोटा छोटा रूम है वो निकाला हुआ है। लेकिन वेलनेस का मैंने सोचा बाहर ही करूंगी मैं। तो बाहर में एक एरिया है मेरा, उसको मैं सोच रही हूँ कि मतलब प्लास्टर कर लूँ नीचे, उसके बाद जो है वेलनेस का जितना भी फ्लावर्स होता है वो सब लगा के उसको मैं वो वाले एरिया जो है उसको ठीक करूंगी। तो फिलहाल मेरा बाहर का एरिया उतना मैंने अच्छे से नहीं सजाया है, फिलहाल ये घर ही को मैं सजा रही हूँ। बाहर सजाऊंगी कुछ दिनों में। मैं मुझे लगता है कि इस महीने में मेरा जो है बाहर का जो है वेलनेस का एरिया वो कंप्लीट हो जाएगा। उसका टूर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। मैं बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, देखते क्या होता है। और आप भी अपना जो HWC का स्टोरी है वो मुझे नीचे कमेंट जरूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों का स्टोरी पढ़ने में। तो आप मुझे जरूर बताना कि आप जो है अपने HWC पे क्या क्या स्ट्रगल जो है वो फेस करते हो। मैं भी अपने HWC पे बहुत सारा स्ट्रगल जो है वो फेस कर चुकी हूँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब सॉर्ट आउट कर लूँ। ऐसा नहीं होता है कि मेरे स्टाफ के साथ मेरा झगड़ा नहीं होता है या फिर हर वक्त मेरा उनके साथ बनता है, ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा बहुत दिन गया है कि उनसे मेरा बात नहीं हुआ या फिर झगड़ा रहता है, लेकिन उन सब को पीछे छोड़ के हम अब एक साथ काम करते हैं। क्योंकि मैं पहले जब आई थी वो मेरे से बहुत एजेड है। मैं अगर 26 की हूँ तो वो शायद 40-42 ये एज की जो है वो है। तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता था, ये रियलिटी है। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हमारे एज के छोटा जो है वो आके हम ही को जो है वो ऑर्डर दे रहे हैं, तो शायद हम भी उसको एक्सेप्ट जो है वो ना कर पाए, क्योंकि ये रियलिटी है। ये जो HWC है ये तो पहले उनका ही था, मतलब वही इस HWC जो है उसको मेंटेन करते थे, उनको सब कुछ करते थे। देखिए ये HWC जो है जहाँ पे आज हम इंचार्ज है, किसी एक टाइम पे वो भी इंचार्ज थे, तो उनको मतलब तब उतना ज्यादा एक्सपांड में जो है सर्विसेज जो है वो नहीं फैला था। कुछ ही कुछ सर्विसेज जो है वो यहाँ से मिलता था। अब सर्विसेज जो है वो ज्यादा हुआ है, इसलिए जो है नया रिक्रूटमेंट, नया एलिजिबिलिटी वाला जो है स्टाफ जो है वो यहाँ पे रिक्रूट हुए हैं। लेकिन हम लोगों को उसका भी थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ वो लोग इतना साल से जो है एक HWC जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं, और अचानक से हम लोग आते हैं उनसे बहुत छोटे छोटे एज का और उनको जो है हम ऑर्डर देते हैं, तो शायद उनको ये वाला जो है ईगो पे लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो मेरे साथ पहले इन सबको लेके बहुत ज्यादा कलेश जो है उनके साथ होता था। मैं भी नहीं समझती थी क्योंकि मेरा नया नया ज्वाइनिंग था, और वो भी नहीं समझते थे क्योंकि उनको समझना ही नहीं था। लेकिन अब जो है ये सब कुछ भूल के हम दोनों जो है मिलके काम करने की कोशिश करते हैं, और ये बस पॉसिबल हुआ मतलब
ऐसा नहीं है कि उन्होंने दिखाया कि हाँ हमें भी करना है, मतलब उनकी तरफ से भी कुछ था और मेरे तरफ से तो बहुत ही ज्यादा था। मैं बहुत ज्यादा कोशिश की उनसे, मेरा जितना भी हो झगड़ा सब कुछ भूल के हम लोग एक साथ मिल के जो है वो काम कर पाए। और ये एनक्वास में, अगर मैं सही बात बताऊं तो ये एनक्वास में भी ये पॉसिबल नहीं हुआ। एनक्वास में मुझे अकेला ही जो जितना भी सारा काम है वो करना पड़ा। लेकिन हाँ, वो जब देखे कि एनक्वास में मैं इतना ज्यादा काम कर रही हूँ, मेरा मतलब मेरा ऐसा ऐसा एक दिन जाता था कि मैं एचडब्ल्यूसी पे ही रहती थी। और जैसे कि मान लीजिए सुबह से लेके रात तक, कभी कभी ऐसा होता था कि रात 1 बजे 1:30 बजे मैं घर जा रही हूँ। तो ये सब जो उन्होंने देखा, ये सब मैंने उनको नहीं बताया। फिलहाल जैसे कि मैं जब एसडब्ल्यूसी पे काम करती हूँ तो गांव वाले जो है वो देखते थे, कम्युनिटी पीपल जो है वो आते थे, वो आके मेरे साथ बैठते थे वो, लेकिन वो रात 1 बजे तक तो वो नहीं बैठते थे। वो क्या करते थे, मुझे जैसे कि मान लीजिए वो शाम को आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मेरे साथ बात कर रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं, तो कम्युनिटी पीपल ने भी देखा कि मैं अपने एसडब्ल्यूसी को अपग्रेड करने के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। तब जाके मतलब जितना भी उसके बाद वो लोग जब एसडब्ल्यूसी पे आते थे तब वो अपने से जो है मेरा जो स्टाफ है उनको बताते थे कि हाँ ये जो लड़की है बहुत काम कर रही है, कितना मतलब पहले एसडब्ल्यूसी कैसा दिखता था, आप एसडब्ल्यूसी कैसा बन रहा है। तो उनको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हाँ काम में जो है मुझे भी हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की जो नया आई है वो इतना मेहनत कर रही है और मैं इतना साल से जो हूँ एसडब्ल्यूसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद से जो है हमारे में कम्युनिकेशन अच्छा हुआ और अब आज हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हैं कि हम अपना काम जो है उसको अब डिवाइड करके करते हैं या फिर मिलके करते हैं। जैसे कि एनसीडी में भी हम साथ बैठते हैं, ऐसा नहीं कि एनसीडी बस मेरा जिम्मेदारी है मैं करूंगी, ऐसा भी नहीं है कि एनसी बस उनका जिम्मेदारी है वो करते हैं, ऐसा नहीं। अगर मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीज मैं मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ तो वो मेंटेन कर देते हैं, और अगर ऐसा कभी होता है कि वो अपना काम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो उसको मैं मेंटेन कर देती हूँ। तो फिलहाल इस तरीके से मेरा एसडब्ल्यूसी चल रहा है, देखते हैं कितना दिनों तक चलता है। तो ठीक है, बहुत सारा बात जो है आज मैंने कर लिया, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।